हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना सपना जेआरएफ पर, जहां हम तैयारी करते हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन सैलिसिलिक एसिड के बारे में और इसी से रिलेटेड जो सार रिस्पॉन्स आता है प्लांट के अंदर उसको भी हम आज ही क्लास में डील करेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। यदि आप बाकी जो प्लांट हार्मोन्स हैं उनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। हमने ऑक्सिन बिल्कुल डिटेल में क्वेश्चन के साथ में पढ़ लिया है, जे हमने कंप्लीट कर लिया है, साइटोकाइनिन हमने पढ़ लिया है, इथिलीन हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, एब्सिसिक एसिड हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, ब्रेसिनोस्टेरॉइड हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, स्ट्रिगोलेक्टोन हमने पढ़ लिया है, जैस्मोनिक एसिड हमने पढ़ लिया है और आज हम सैलिसिलिक एसिड के बारे में भी डिटेल में सारा कंप्लीट कर लेंगे। तो यदि आप इन सब के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वहां पर जैसे ही आप टैप करेंगे तो आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। वहां आपको सिलेक्ट करना है प्लांट फिजियोलॉजी, यानी आप ये वाला जो प्लेलिस्ट है इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप इस पर टैप करेंगे तो आपको सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगी और सीक्वेंस में अगर नहीं भी होंगी तो कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर नंबर ऐसे पुट किया हुआ है। तो आप 1, 2, 3 करके सारी वीडियोस को साथ में देख सकते हैं। और अगर आपने पढ़ लिया है तो सबसे अच्छी बात तो ये है ही, नहीं अगर पढ़ा है तो भी आप पढ़ सकते हैं। सो बेसिकली आज की क्लास के बाद हम प्लांट हार्मोन्स को जो प्लांट में मिलते हैं, ग्रोथ करवाते हैं, डेवलपमेंट कराते हैं, उन सब को आज हम कंप्लीट कर लेंगे आज की क्लास के बाद। सो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं अबाउट द सैलिसिलिक एसिड। उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फिर उसका डिस्कवरी कैसे हुआ वो हम देखेंगे, प्लांट में कैसे और कहाँ सिंथेसाइज होता है वो हम पढ़ेंगे, अपना काम कैसे करता है वो हम पढ़ेंगे और क्या क्या काम करता है उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। सो सैलिसिलिक एसिड एक प्लांट हार्मोन है और प्लांट हार्मोन क्या होते हैं? जो प्लांट की ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और जो भी नेसेसरी चीजें होती हैं उनको करवाने में मदद करते हैं। ऐसे केमिकल को, ऐसे कंपाउंड को हम प्लांट हार्मोन बोल देते हैं। उन्हीं में ही आता है सैलिसिलिक एसिड जो बेसिकली उन कामों में मदद करता है। सो देखिए, सैलिसिलिक एसिड इज एन इम्पोर्टेंट एंड वेल स्टडीड एंडोजीनियस plant growth regulator that generate a wide range of metabolic as well as physiological responses in plant involved in plant defense in addition to their impact on plant growth and development। यानी ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो हेल्प करता ही है, साथ साथ प्लांट को डिफेंस भी प्रोवाइड करता है। यानी अगर प्लांट पर किसी भी ऑर्गेनिज्म ने अटैक कर दिया है, किसी भी पैथोजन ने अटैक कर दिया है, तो वहां पर जो डिफेंस मैकेनिज्म बनता है उस माइक्रोब के या उस पैथोजन के अगेंस्ट, उसे बनवाने में सैलिसिलिक एसिड का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, सो ये क्या है? एक फिनोलिक फाइटो हार्मोन है। जैसे कि हर एक के नेचर के बारे में हमने बात की है कि एब्सिसिक एसिड एक एसिडिक प्लांट हार्मोन है, और ऐसे अगर बात करें कि ब्रेसिनोस्टेरॉइड एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, ऐसे ही जो सैलिसिलिक एसिड है ये एक फिनोलिक फाइटो हार्मोन है। यानी कि वो फिनोल जो एक रिंग होती है, एरोमेटिक जो रिंग होती है कार्बन की, उससे बना हुआ है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक फिनोलिक रिंग है जिसको एरोमेटिक रिंग बोलते हैं और यही साइड में और भी चीजें होती हैं। तो ये सैलिसिलिक एसिड का एक डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है जो आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अबाउट द डिस्कवरी कि जो सैलिसिलिक एसिड है उसकी प्लांट में डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे हम सबको पता लगा कि ऐसा भी कोई कंपाउंड होता है और ये काम करता है प्लांट के अंदर। ठीक है, सो सैलिसिलिक एसिड वाज डिस्कवर्ड एज एन इलिसिटर ऑफ टोबैको प्लांट्स इंड्यूसिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट टोबैको मोज़ेक वायरस इन 1979। सो 1979 में टोबैको का जो प्लांट था, टोबैको के प्लांट में एक वायरस ने अटैक कर दिया जिसका नाम था टोबैको मोज़ेक वायरस। इस वायरस का अटैक हो गया इस टोबैको प्लांट पर। साइंटिस्ट ने देखा कि इस वायरस ने अटैक कर दिया है, लेकिन फिर भी देखने को मिल रहा है कि जहां अटैक हुआ है वहां भी बहुत सारे रिस्पॉन्स चल रहे हैं और जहां अटैक नहीं हुआ है वहां भी रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्या हुआ? इस पार्ट ने, जिस पर अटैक हुआ था, उसने कैसे इन सबको बताया बाकी पार्ट्स को कि देखो मेरे ऊपर अटैक हो गया है, अब तुम अपने अंदर पहले से ही चीजों को बना के रखो ताकि जब अटैक तुम्हारे ऊपर हो तो तुम अपने आप को रोक सको।
प्रिवेंट कर सको उस पैथोजन से। सो बेसिकली तब जाकर के साइंटिस्ट को पता लगा कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं कि जहां अटैक हुआ है वहां बनते हैं और जाकर के दूसरे पार्ट्स को बता देते हैं कि प्लांट पर अटैक हो गया है, तुम अपने प्रोटेक्शन के लिए प्रोटीन्स वगैरह बना लो। ठीक है। सो 1979 के अंदर टोबैको प्लांट पर टोबैको मोज़ेक वायरस ने अटैक कर दिया था, तो उसके डिफेंस के लिए कुछ चीजें वहां पर बनी हैं, उन्हीं से ही डिस्कवरी हुई थी एसए की, यानी सैलिसिलिक एसिड की। इंक्रीजिंग रिपोर्ट सजेस्टेड दैट एसए इंडीड इज अ की प्लांट हार्मोन रेगुलेटिंग द प्लांट इम्यूनिटी, और वहीं से पता लगा कि एसए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो प्लांट की इम्यूनिटी को बनाने में हेल्प करता है। In addition, recent studies indicate that SA can regulate many different responses such as tolerance to abiotic stress, plant growth, development and soil microbiomes. बहुत सारे कामों में ये हेल्प करता है। SA level are known to increase in many pathosystems upon infection with viruses, fungi, insects and bacteria, and exogenous SA treatment boosts the defense system ऑफ द होस्ट। इसमें कहा है कि जब प्लांट पर अटैक होता है तो वहां पर एसए का लेवल बढ़ जाता है, और अगर हम बाहर से भी एसए देते हैं प्लांट को तो भी वो डिफेंस में हेल्प करता है। ठीक है, यानी अगर होस्ट कोई भी प्लांट है और वो इतना एसए नहीं बना पा रहा है, तो अगर बाहर से भी हम एसए अप्लाई करते हैं तो वो भी डिफेंस को बनाने में, यानी कि रेजिस्टेंस करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा गया कि ये एक ऐसा केमिकल है जो कि हेल्प करेगा एसए को बनाने में, और मतलब डिफेंस को बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सो प्लांट ओवर एक्सप्रेसिंग NAG, मतलब कि ये एक जीन होता है NAHG, a salicylate hydroxylase degrading assay are unable to accumulate assay upon pathogen infection and are impaired in their systemic acquired resistance, यानी SAR, a broad spectrum systemic resistance acquired after a primary infection। यहाँ से तो क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट के अंदर कि एक जीन होता है जिसका नाम है NAHG। ये जीन एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है सैलिसाइलेट हाइड्रोक्सीलेज नाम है इसका, और ये क्या करता है, एसए को डिग्रेड करवा देता है। ये जो सैलिसाइलेट हाइड्रोक्सीलेज है ये एसए को डिग्रेड करवा देता है। सो मानो अगर प्लांट पर अटैक हो गया है और वहां एसए का अमाउंट बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो वहां पाया गया कि एक जीन है NAH जीन, ये हाईली एक्टिव हुआ, उसने बना दिया सैलिसाइलेट हाइड्रोक्सीलेज। ये जाकर के सैलिसाइलिक एसिड की फॉर्मेशन भी नहीं होने दे रहा है और जो बन गया है उसको डिग्रेड भी करवा रहा है, जिस वजह से एसए का लेवल कम हो जाता है और प्लांट को डिजीज हो जाती है, क्योंकि एसए बता नहीं पा रहा है सभी को कि वहां पर इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि देखिए, जैसे अगर प्लांट का कोई भी पार्ट है, यहां पर अगर अटैक हुआ है और बाकी का ये पार्ट है, तो यहां ऐसे बनता है, यहां ऐसे बनता है, ऐसे बन करके जा करके सबको बताता है कि इन्फेक्शन हो गया है, अटैक हो गया है। इसी को ही हम सार बोलते हैं, सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस, इसी को हम सार बोलते हैं कि जब ऐसे बनकर के हर जगह बता रहा है और वहां पर डिफेंस बना रहा है, उसको हम सार बोलते हैं। लेकिन अगर मानो ऐसे ही नहीं है तो सार भी नहीं होगा। और ऐसे क्यों नहीं है, ये एक जो जीन है NAHG, ये एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है सैलिसाइलेट हाइड्रोक्सीलेज, और ये इसको नहीं बनने देता है। अब जब ये नहीं बनेगा तो यहाँ पर सार भी नहीं होगा, सार नहीं होगा तो किसी पार्ट को पता ही नहीं चलेगा कि अटैक हो गया है, तो वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं, और धीरे धीरे जो वायरस यहाँ अटैक किया है वो हर जगह पर अटैक करके पूरे प्लांट को बीमार कर देता है। ठीक है, सो इस तरीके से देखा गया है कि ऐसे जो है वो किस तरीके से डिस्कवर हुआ है, किस तरीके से काम करता है। अब ऐसे बनता कैसे है, मानो अटैक हो गया है तो ऐसे बनेगा कैसे, कौन से फैक्टर है जो ऐसे को बनाएंगे, तो अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे का बायोसिंथेसिस। सो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया है कि कहाँ होता है, क्या करता है, डिस्कवरी कैसे हुई है वो हमने पढ़ लिया है। अब हम जानने वाले हैं कि ऐसे सिंथेसाइज कैसे होता है, कौन कौन से कंपाउंड, कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से पाथवे, कौन कौन से ऑर्गेनेलीज आकर के ऐसे की फॉर्मेशन में मदद करेंगे।
सो देखिए ऐसे इज कंसीडर्ड टू बी डिराइव्ड फ्रॉम टू पॉसिबल पाथवे। एक होता है ICS जिसको आइसोक्रोमेट सिंथेज पाथवे भी बोलते हैं, और एक होता है पेल पाथवे जिसको फिनाइल एलिनिन एमोनिलिएज पाथवे, बोथ स्टार्टिंग फ्रॉम द कोरिस्मेट। माना गया है कि ऐसे की जो सिंथेसिस है वो दो पाथवे से हो सकती है। एक पाथवे है ICS यानी आइसोकोरिस्मेट सिंथेज पाथवे, एंड सेकेंड पाथवे है पेल पाथवे जिसका फुल फॉर्म है फिनाइल एलिनिन एमोनियलाइज। ये अलग अलग लिखा है ना, इसलिए गड़बड़ हो रही है, मैं इसको साथ में लिखती हूँ। अमोनियलाइज एक ये पाथवे होता है, ठीक है। और दोनों ही पाथवे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? एक कॉमन कंपाउंड से जिसका नाम है कोरिस्मेट। सो बायोसिंथेसिस ऑफ एसे अकर इन क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म। कहाँ कहाँ पर होगा? क्लोरोप्लास्ट में और देन साइटोप्लाज्म में। कोरिस्मेट फॉर्म बाय शिकमिक एसिड। तो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि ये जो बनता है ये शिकमिक एसिड से बनता है, क्योंकि इससे बनता है कोरिस्मेट और कोरिस्मेट से बनता है फिर सैलिसिलिक एसिड। बनता कैसे, चलिए देखते हैं। पहले डायग्राम समझा देती हूँ, उसके बाद इस थ्योरी पार्ट को पढ़ेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। दिस इज क्लोरोप्लास्ट एंड दिस इज साइटोसोल। ये दो ऐसे पार्ट है जहां पर ऐसे कंप्लीट फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहले बना है कोरिस्मेट। किससे बनेगा? सिकमिक एसिड से बनेगा। तो सिकमिक एसिड आएगा, वो बनाएगा कोरिस्मेट। फिर कोरिस्मेट का जो फेट है वो डिसाइड होता है, या तो वो साइटोसोल में जा सकता है या फिर वो सेम यहाँ पर भी रह सकता है। सारे पाथवे को एक एक करके देखते हैं। मानो कोरिस्मेट यहाँ बना सिकमिक एसिड से और ये बाहर मूव कर गया है, जैसे बाहर इन द सेंस साइटोसोल में, तो कोरिस्मेट यहाँ गया है। फिर यहाँ पर CM एक एंजाइम आता है। इन सब की फुल फॉर्म मैंने यहाँ आगे लिखी हुई है, तो यहाँ हम बाद में देख लेंगे, एक बार यहाँ शॉर्ट फॉर्म से बोल रहे हैं। सो कोरिस्मेट बाहर आ गया है, फिर CM एंजाइम आकर के इसको कन्वर्ट कर देता है प्रीफिनेट में। प्रीफिनेट में फिर बहुत सारी रिएक्शन होकर के एटलीस्ट बनता है फिनाइल एलिनिन। फिर आता है यहाँ पर पेल पाथवे। हमने पढ़ा था ना कि दो पाथवे हो सकते हैं, ICS और पेल पाथवे। तो अभी बेसिकली ये पेल पाथवे वाला है। तो प्रीफिनेट से बना है फिनाइल एलिनिन जो कि एक अमाइनो एसिड है। फिर यहाँ पर पेल एंजाइम आकर के उसको कन्वर्ट करता है ट्रांस सिनामिक एसिड में, और ये ट्रांस सिनामिक एसिड कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ AIM1 इन द बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड फिर विद द हेल्प ऑफ BA2H कन्वर्ट होता है सैलिसिलिक एसिड में। सो दिस इज द पेल पाथवे जिसमें सिकमिक एसिड, कोरिस्मेट, प्रीफिनेट, फिनाइल एलिनिन और ट्रांस सिनामिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड एट लास्ट सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। अगेन ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोरिस्मेट यही क्लोरोप्लास्ट में ही है तो ये CM वाला जो एंजाइम है ये क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, साइटोसोल में भी हो सकता है। तो जो यहाँ वाला CM है वो भी कन्वर्ट कर देता है क्लोरोस्मेट को इन द प्रीफिनेट में, फिर ये कन्वर्ट होता है फिनाइल एलिनिन में, और फिर ये बाहर निकल के सेम पाथवे से अगेन सब चीजें सेम रहेंगी, ठीक है। यानी यहाँ तक जो पाथवे है वो साइटोसोल में भी हो सकता है और वो क्लोरोप्लास्ट में भी हो सकता है। बाकी पाथवे बिल्कुल सेम रहेगा, चाहे वो जो फिनाइल एलिनिन बना है चाहे वो साइटोसोल में बना हो चाहे तो क्लोरोप्लास्ट में बना हो, आकर के इसको बाहरी सेम पाथवे ही ज्वाइन करना है। सो दिस इज कॉल्ड पेल पाथवे। अब दूसरा है ICS पाथवे। उसमें क्या होता है? अगेन कॉमन कंपाउंड है सिकमिक एसिड, उससे बनेगा कोरिस्मेट। कोरिस्मेट विद द हेल्प ऑफ ICS एंजाइम कन्वर्ट होता है आइसोकोरिस्मेट में। ये आइसोकोरिस्मेट विद द हेल्प ऑफ EDS5 जो कि एक ट्रांसपोर्टर है जो उसको बाहर निकालता है, तो आइसोकोरिस्मेट आ जाता है इन द साइटोसोल। यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ PBS3 इनटू द आइसोकोरिस्मेट 9 ग्लूटामेट में। फिर यहाँ पर EPS1 आकर के इसको कन्वर्ट कर देता है सैलिसिलिक एसिड में, ठीक है। सो बेसिकली ये पाथवे जो हमने अभी पढ़ा है ये ICS पाथवे है। सो ICS पाथवे में क्या हुआ इसको एक बार समराइज कर लेते हैं। दो पाथवे हमने पढ़े हैं, पेल पाथवे, पहले पेल के बारे में ही देख लेते हैं। सो पेल पाथवे में सबसे पहले आएगा सिकमिक एसिड, ये कन्वर्ट होता है कोरिस्मेट में,
अच्छा शॉर्ट में लिख रही हूं मैं, कॉरिस्मेट में। कॉरिस्मेट फिर कन्वर्ट होता है प्रीफिनेट में। कॉरिस्मेट किस में कन्वर्ट होगा? प्रीफिनेट में। प्रीफिनेट में कन्वर्ट होगा। प्रीफिनेट और कैसे कन्वर्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ सीएम। विद द हेल्प ऑफ सीएम ये कन्वर्ट होता है प्रीफिनेट में। प्रीफिनेट फिर फाइनली कन्वर्ट होता है विद 2 रिएक्शंस इनटू द फिनाइल एलिनिन। फिनाइल एलिनिन में कन्वर्ट हो गया है। फिर ये कन्वर्ट होता है फिनाइल एलिनिन विद द हेल्प ऑफ पेल एंजाइम, ये कन्वर्ट होता है ट्रांससिनामिक एसिड में। ट्रांससिनामिक एसिड में ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ पेल एंजाइम। फिर ट्रांससिनामिक एसिड ये कन्वर्ट होता है बेंजोइक एसिड में विद द हेल्प ऑफ AM1, ये कन्वर्ट हुआ बेंजोइक एसिड में। और फाइनली ये कन्वर्ट हो गया सैलिसिलिक एसिड में विद द हेल्प ऑफ BA2H। BA2H ये कन्वर्ट हो गया सैलिसिलिक एसिड में। सो दिस इज कॉल्ड पेल पाथवे, क्योंकि यहाँ पर फिनाइल एलिनिन और ये पेल एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हुआ है। सो दिस इज कॉल्ड पेल पाथवे। इसके बाद देखिए सेकेंड पाथवे यहीं पर बना लेते हैं, ICS पाथवे। सो ये भी सिकमिक एसिड से बनेगा कॉरिस्मेट। कॉरिस्मेट फिर कन्वर्ट होता है ICS में, यानी आइसोकॉरिस्मेट में। आइसोकॉरिस्मेट में कन्वर्ट हुआ था। तो पहले सिकमिक एसिड कॉरिस्मेट कन्वर्ट हुआ ICS की हेल्प से आइसोकॉरिस्मेट में। तो ICS की हेल्प से कन्वर्ट हुआ आइसोकॉरिस्मेट में। आइसोकॉरिस्मेट कन्वर्ट हुआ है, फिर ये कन्वर्ट हुआ है PBS3 की हेल्प से आइसोकॉरिस्मेट 9 ग्लूटामेट में। आइसोकॉरिस्मेट 9 ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ और फिर ये फाइनली कन्वर्ट हुआ सैलिसिलिक एसिड में। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा एंजाइम आएगा? EPS1। EPS1 और IC से यानी आइसोकॉरिस्मेट से ये कन्वर्ट होता है PBS3 से। PBS3 S3। So this is ICS pathway and this is PAL pathway. So दोनों पाथवे से ये बन सकता है, कोई भी पाथवे चलेगा, लेकिन दोनों कॉमन कंपाउंड कॉरिस्मेट से बनते हैं एंड दोनों ही क्लोरोप्लास्ट और साइटोसोल लोकेशन में बनते और कंप्लीट होते हैं। ठीक है, सो दिस इज द पाथवे। देखो यहाँ पर लिखा भी है, इससे पहले का हो गया। ठीक है, सो इट इज वाइडली एक्सेप्टेड दैट प्लांट पोजेस बोथ एन आइसोकॉरिस्मेट सिंथेस यानी ICS एंड फिनाइल एलिनिन अमोनियलाइसिस PAL pathway to synthesize assay both starting from the corismate. However, not all enzymes catalyzing these pathway have been identified in plants. The importance of these pathway for the biosynthesis of assay varies in different plant species. हालांकि सारे जो एंजाइम्स है जो इन पाथवे में हेल्प करते हैं वो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं, लेकिन एक एस्टिमेट लगाया गया है कि इस तरीके से कुछ एंजाइम रह गए हैं, लेकिन फिर भी पाथवे बता दिया गया है कि इस तरीके से ऐसे बना है। In Arabidopsis, the ICS pathway is the most important, while the PAL pathway seems to be more important for assay accumulation in rice. देखा गया है कि Arabidopsis thaliana में ICS pathway ज़्यादा देखा गया है, जबकि राइस के अंदर ऐसे को बनाने के लिए जो PAL pathway है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। Both pathways contributing equally is also a possibility as in the case of soybean. और सोयाबीन में देखा गया है कि दोनों 50-50% रोल प्ले कर रहे हैं, यानी 50% बना रहा है ICS पाथवे और 50% बना रहा है जो अपना PAL पाथवे है। Furthermore, assay biosynthesis regulation can even be different within the plant. In rice, for example, the basal assay level in shoot and much higher than in root. देखा गया है कि assay का लेवल भी कम या ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि राइस में देखा गया है कि जो basal assay level है वो in shoot are much higher than in the root. Okay? सो दोनों पाथवे हमने देख लिए। सारी फुल फॉर्म आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। ICS
जो एंजाइम है आइसोकोरिस्मेट सिंथेज, CM जो था वो कोरिस्मेट म्यूटेज, पेल जो है फिनाइल एलिनिन एमोनियलाइसिस, और AIM1 एबनॉर्मल इन्फ्लोरेसेंस मेरिस्टेम, BA2H बेंजोइक एसिड 2 हाइड्रोक्सिलेज, EDS5 enhanced disease susceptibility 5, PBS3 AVR PPHB susceptibles 3 and EPS1 is enhanced pseudomonas susceptibility 1। तो ये फुल फॉर्म भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, सो बायोसिंथेसिस हमने पढ़ ली है। अब बारी है अबाउट द सिग्नलिंग पाथवे। सो बेसिकली ऐसे कई सारे काम में हेल्प करता है, ये तो हमें पता है, मतलब हर एक काम उसका कैसे होगा, सिग्नलिंग पाथवे से होगा। ऐसे हेल्प करता है सार में भी, जो भी हमने थोड़ा सा पढ़ा था उसके बारे में, सार सिस्टेमिक एसोसिएटेड जो रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, एक्वायर्ड जो रिस्पॉन्स होता है। तो यहाँ पर ऐसे कैसे सार करवाता है, यहाँ पर जो सिग्नलिंग पाथवे चलता है उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, कि जो ऐसे है वो कैसे सार करवाता है, दिस इज द सिग्नलिंग पाथवे, वो हम यहां आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ऐसे का जो रिस्पॉन्स रहता है सार के लिए, सो सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ इंड्यूस्ड डिफेंस that confer long lasting protection against a broad spectrum of microorganism। यानी प्लांट के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म फॉर्म होना, जो भी लोकल पैथोजेंस होते हैं उनसे बचाव करने के लिए। सार रिक्वायर्स द सिग्नल मॉलिक्यूल्स सैलिसिलिक एसिड। सार होना, अगर हमें सार करवाना है तो सबसे मेन है कि वहां पर ऐसे हो, एंड इज एसोसिएटेड विद एक्यूमुलेशन ऑफ पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन, जिनको PR प्रोटीन बोलते हैं, विच आर थॉट टू कंट्रीब्यूट टू द रेजिस्टेंस। सार से क्या होता है, PR प्रोटीन बनते हैं। PR प्रोटीन बेसिकली डिफेंस में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये पाथवे हम देखने वाले हैं कि कैसे ये हेल्प करेगा। तो देखो होता क्या है कि अगर पैथोजन यहां पर आकर के अटैक किया है तो यहां एक कंपाउंड बनता है ऐसे, और वो ऐसे फिर मूव करता हुआ पूरे प्लांट को जाकर के बता देता है कि देखो अटैक हो गया है। तो यहाँ फिर कुछ प्रोटीन्स बनते हैं जो आकर के रेजिस्टेंस करवाते हैं। तो दिस इज सार। सैलिसिलिक एसिड का यहाँ से जाना, सबको बताना, इज कॉल्ड सार, और यहाँ इस पार्ट्स में रेजिस्टेंस का फॉर्म हो जाना, दिस इज कॉल्ड सार। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये लोकल इन्फेक्शन हुआ है, इस इन्फेक्शन की वजह से सभी पार्ट में जाकर के बातें फैल गई हैं। तो यहाँ पर सार हो गया, यहाँ सार हो गया और यहाँ सार हो गया है। ठीक, चलिए, तो अ सिंगल इनकाउंटर विद अ पैथोजन में इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू फर्दर अटैक। एक अगर सिंगल पैथोजन ने अटैक कर दिया है प्लांट पर, तो वो प्लांट में कुछ ऐसा करके जाएगा कि आगे जब सेम पैथोजन आएगा तो प्लांट अपने आप को उससे रेजिस्टेंस कर चुका होगा। ठीक है, सो यदि एक सिंगल इनकाउंटर हुआ है पैथोजन का, वो प्लांट के रेजिस्टेंस को बढ़ा सकता है आगे के अटैक के लिए, मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ाएगा, मतलब वहां पर प्लांट को ऐसा बना देगा कि आगे अगर वो सेम पैथोजन आया तो वो उसको बीमार नहीं कर पाएगा। इन एडिशन टू ट्रिगर डिफेंस रिस्पॉन्स लोकली, microbial pathogen also induce the production of signals such as salicylic acid, methyl salicylate and other compounds that lead to systemic expression of the antimicrobial pathogenesis related genes। तो देखो होता क्या है, पहले मैं तुम्हें एक डायग्राम से समझाती हूँ, उसके बाद फिर हम बातों को समझेंगे कि कैसे होगा। तो हम यहाँ एक प्लांट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये अपना प्लांट हो गया। अब देखिए इसमें कैसी चीज़ें मूव करेंगी। मानो ये वो साइट है जहाँ पर अटैक हुआ है, ठीक है,
इस साइट पर पैथोजन ने अटैक कर दिया है। यहां पैथोजन का अटैक हुआ है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं लोकल एरिया कहेंगे इसको हम। और बाकी का जो पार्ट है जिसको कुछ पता ही नहीं है कि देखो इन्फेक्शन हो गया है, इन सभी को हम बोलेंगे डिस्टल पार्ट। इन सभी को हम बोलेंगे डिस्टल पार्ट। तो होता क्या है कि पैथोजन का यहाँ अटैक हो गया है, इसे हम बोलेंगे इन्फेक्टेड एरिया, और जहां नहीं हुआ है उसको हम बोलेंगे इनइन्फेक्टेड एरिया। मतलब जिसमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है। तो इसके लिए कोई और टर्म आनी चाहिए, एक मिनट, नॉन इन्फेक्टेड। नॉन इन्फेक्टेड एरिया, जिसमें अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है। सो इस पूरे एरिया को कौन बताए कि इन्फेक्शन हो गया है? सो यहीं पर जहां अटैक हुआ है, यहाँ एक कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड, यानी कि एसए। और ये एसए ट्रांसपोर्ट कर जाता है यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर जब ये हुआ है तो उसको बोलते हैं सार। और यहाँ होगा क्या, जैसे ये आकर के इसने बता दिया है कि इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर यहाँ कुछ प्रोटीन बनते हैं, यहाँ कुछ प्रोटीन बन जाते हैं। इन प्रोटीन को हम बोलते हैं पीआर प्रोटीन, पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन। मतलब जो पैथोजन आया है, जिसने अटैक किया है, उसी को मारने के लिए जो प्रोटीन बना है, पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन, पीआर प्रोटीन यहाँ बन जाते हैं। और ये पीआर प्रोटीन क्या करते हैं, डिफेंस करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। यानी जैसे ही ये सेम बैक्टीरिया यहाँ जाएगा तो ये पैथोजन वाले जो प्रोटीन बने हैं ये इसको रोक देंगे, इसको काम यहाँ डिजीज नहीं करने देंगे। और फिर इस एरिया का क्या होगा, ये एरिया देखो बचाना नहीं है, ये इन्फेक्टेड वाला जो एरिया है इसको बचाना नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना इन्फेक्शन हो गया है कि अगर इसको बचा दिया तो यहाँ के जितने भी बैक्टीरिया हैं वो भी बच जाएंगे और वो उतने ही कैपेबल हो जाएंगे स्प्रेड करने के लिए, अपने आप को स्प्रेड करेंगे, इन्फेक्शन करवा देंगे। तो इस एरिया का करवा दिया जाता है हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स यहाँ चलता है, जिसको हम HR रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। यानी यहाँ प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी, साथ साथ डेथ होने से पहले यहाँ एसए बन जाता है। तो जिस लोकल जो एरिया है वहां पर दो काम होते हैं। सबसे पहले एसए बनता है, एसए बनने के बाद उस सेल की डेथ करवा दी जाती है या उस पार्ट की डेथ करवा दी जाती है। जैसे ही एसए बन गया है वो मूव कर जाएगा बाकी पार्ट्स में जो कि नॉन इन्फेक्टेड हैं अभी तक, और वहां जैसे ये जाएगा तो वह पीआर प्रोटीन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा। मतलब ऐसे प्रोटीन बनवा देगा कि अगर वो सेम बैक्टीरिया यहाँ कहीं भी अटैक करता है तो अटैक नहीं होने दिया जाएगा, पहले ही पीआर प्रोटीन बना दिए गए हैं, ठीक है। सो बेसिकली इस तरीके से पाथवे चलता है। तो यहाँ पर जो बात हुई है वो पीआर प्रोटीन की हुई है, ये देखिए, ठीक है, जो कि एंटी माइक्रोबियल पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स जो कि प्रोटीन बनाएंगे। तो ये होते क्या है, देखो, पीआर पैथोजेनेसिस रिलेटेड जीन्स comprise a small multi-gene family that encodes low molecular weight protein composed of a diverse group of hydrolytic enzymes, wall-modifying enzymes, antifungal agents and components of signaling pathways। तो ये सब होते क्या हैं, ये जो पीआर जीन है ये इनकोड करता है एक प्रोटीन को जिसका नाम पीआर प्रोटीन है, और ये लो मोलिकुलर वेट के होते हैं। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी हो सकते हैं, कुछ वेल मॉडिफाइड एंजाइम्स भी हो सकते हैं, एंटी फंगल एजेंट्स भी हो सकते हैं, और कुछ सिग्नलिंग पाथवे भी हो सकते हैं बाकी काम करवाने के लिए।
PR protein are localized either in vacuoles or in the apoplast and are most abundant in leaves, where they are presumed to confirm the protection against secondary infection. ये PR प्रोटीन क्यों बनते हैं? ताकि जो सेम पैथोजन है वो आया है अभी भी रोक सकें और आगे कभी आए तो भी रोक सकें। जैसे हमारे अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं कि अगर आगे सेम प्रोटीन या फिर सेम पैथोजन आएगा तो वो फाइट कर सकेगी, तो यहीं पर PR प्रोटीन बनते हैं। ये एक तरीके से प्लांट के एंटीबॉडीज ही होते हैं जो आगे तक मेमोरी होल्ड रखेंगे कि अगर सेम पैथोजन आगे कभी आया तो उसको हम लगातार डायरेक्टली किल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये PR प्रोटीन बनते हैं और ये PR प्रोटीन रिजल्ट किसका है? सार का रिजल्ट है कि जब सार होता है तब PR प्रोटीन बनते हैं। और सार कब होता है? जब सैलिसिलिक एसिड जाकर के चीजों को ट्रांसफर करता है, बताता है, इंफॉर्मेशन देता है। सो दिस फिनोमिनन ऑफ लोकल पैथोजन चैलेंजिंग एंड एनहांसिंग रेजिस्टेंस टू सेकेंडरी इन्फेक्शन कॉल्ड सिस्टेमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस यानी सार नॉर्मली डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ सेवरल डेज। कुछ दिनों में ही ये चीजें फॉर्म हो जाती हैं। A bacterial infection can induce the effector triggered immunity and the hypersensitive response locally as well as increase in salicylic acid levels. जो लोकल क्या था? जो इन्फेक्शन हुआ है जहां पर वो एरिया लोकल है, तो लोकल में क्या होगा? सबसे पहले तो ऐसे बनेगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा और दूसरा काम क्या होगा कि वहां पर इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी चलेगी या फिर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स हो जाएगा, यानी कि उस सेल की डेथ करवा दी जाएगी जहां पर इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है, सो ये है सार, ये है PR, जो भी काम यहाँ चलेगा। सो HR क्या है? हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है, क्विक विद इन आवर, एक ही घंटे में ये काम हो जाता है। इनहिबिट द इन्फेक्शन टू अदर एरिया बाय PCD ऑफ इन्फेक्टेड टिश्यूज। जो टिश्यू इन्फेक्टेड हो गए हैं उनका PCD कर देते हैं ताकि इन्फेक्शन को आगे ना बढ़ाया जा सके। तो बेसिकली HR जो है ये भी एक तरीके से इन्फेक्शन को रोकने का ही तरीका है कि उस सेल को, उस टिश्यू को ही मरवा दिया जाए जहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया या फिर पैथोजन आ गए हैं। वो सेल अगर खत्म हो गया तो उसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया वो भी मर जाएंगे। फिर है ऐसे प्रोड्यूस्ड इन इन्फेक्टेड एरिया एंड एस्टेब्लिश सार इन अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ऐसे कहाँ बनता है? उस एरिया में बनता है जहां पर इन्फेक्शन हुआ है और सार को करवाता है। इट इज अ मोबाइल सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट विया वस्कुलर सिस्टम। ये एक मोबाइल सब्सटेंसेस होता है जो कि वस्कुलर सिस्टम की हेल्प से ट्रांसपोर्ट करता है। और यहाँ पर देखा गया है कि DIR1 एक ऐसा जीन है जो कुछ प्रोटीन्स बनाता है, कुछ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिसकी वजह से ये जो सब्सटेंस है ये मूव कर पाता है। तो DIR1 हेल्प करता है सार में बाय ट्रांसपोर्टिंग द एसए। और अगर DIR1 में म्यूटेशन हो जाता है तो सार देखने को नहीं मिलता, क्योंकि DIR1 का जो प्रोडक्ट है वो सार मतलब कि एसए को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर DIR1 नहीं होगा तो उससे वो प्रोटीन नहीं बनेगा, वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो वहां पर सार भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके। सो अब हमने डायग्राम तो देख लिया है। यहाँ पर अब 3 चीजें तुम्हें देखने को मिलेंगी। एक ऐसा एरिया जो इन्फेक्टेड हो गया है, एक ऐसा एरिया जो अभी नॉन इन्फेक्टेड है, और अगर कोई भी अटैक नहीं है, चीजें बिल्कुल नॉर्मल हैं, उसे बोलते हैं अनइन्फेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये सारा ही क्या है? अनइन्फेक्टेड है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया आ गया और जहां आया है वो इन्फेक्टेड हो जाएगा, और जहां अभी तक नहीं आया है लेकिन आ सकता है वो नॉन इन्फेक्टेड हो जाएगा। अब हर जगह जो हमने 3 कंडीशन देखी हैं, एक अनइन्फेक्टेड, सेकंड इन्फेक्टेड और थर्ड नॉन इन्फेक्टेड, इन तीनों में कैसे चलती है सिग्नलिंग, कैसे ऐसे काम करता है, कैसे चीजें ऑपरेट होती हैं, वो सब हमें देखनी है। सो जो अनइन्फेक्टेड है यानी अभी तक कोई अटैक नहीं हुआ है, सब नॉर्मल चीजें हैं, तो क्या यहां पर सार होगा? यहां सार नहीं होगा, ना ही हमें यहां सार चाहिए, ना ही यहां ऐसे होगा, और ना ही यहां पर कोई डिफेंस मैकेनिज्म होगा। जो इन्फेक्टेड हो गए हैं यहां पर ऐसे होगा बिल्कुल, लेकिन डिफेंस नहीं होगा, यहां पर हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स होगा, यहां PCD होगी क्योंकि इसको बचाना नहीं है, इसको मारना है। और जो नॉन इन्फेक्टेड है, जहां पर अभी तक अटैक नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, वहां पर सार होता है, ऐसे भी रहेगा और
यहाँ पैथोजन रिलेटेड प्रोटीन बनेंगे, यानी यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म होगा। ठीक है, तो इन सभी में कैसे पाथवे चलेगा वो हम देखने वाले हैं। सो अगेन अगर हम पढ़ रहे हैं सिग्नलिंग, तो यहाँ रिसेप्टर की रिक्वायरमेंट होगी, कुछ पॉजिटिव रेगुलेटर होंगे, कुछ नेगेटिव रेगुलेटर होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। सो द मेन कंपोनेंट ऑफ द सैलिसिलिक एसिड सिग्नलिंग पाथवे फॉर सार हैव बीन आइडेंटिफाइड। सबसे पहले रिसेप्टर, अगेन सबसे मेन तो रिसेप्टर ही होता है जिस पर आकर के अपना लिगेंड बाइंड करता है और फिर वहां से चीजें आगे मूव करती हैं। ठीक है, सो यहाँ रिसेप्टर कौन है, NPR1 यानी नॉन एक्सप्रेसर ऑफ PR जीन 1, ये इसकी फुल फॉर्म है। सब्सिक्वेंटली 2 पैरालोग्स दैट इज रिलेटेड जीन डिराइव फ्रॉम जीन डुप्लीकेशन ऑफ NPR1 वर डिस्कवर्ड NPR3 एंड NPR4। हालांकि NPR1 को हमने रिसेप्टर बोला है, और रिसेप्टर क्या होते हैं, जो लिगेंड से बाइंड करते हैं, और लिगेंड यहाँ पर क्या है, SA। लेकिन NPR1 कभी भी SA से बाइंड नहीं करता है, लेकिन फिर भी इसको रिसेप्टर बोला गया है। आई डोंट नो क्यों, लेकिन हम ऐसे ही पढ़ रहे हैं कि NPR1 भी एक रिसेप्टर है। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि इसी के जैसे कुछ और फैक्टर्स मिले हैं NPR3, NPR4 जिनसे SA बाइंड करता है, इसीलिए इसको भी रिसेप्टर का नाम दे दिया गया है। लेकिन तुम्हें याद रखना है कि यहाँ NPR1 SA से बाइंड नहीं करता है, NPR3 करते हैं और NPR4 करता है। Although NPR1 protein does not bind salicylic acid, NPR3 and NPR4 do, suggesting that they might act as a salicylic acid receptor। ये हो सकते हैं रिसेप्टर। सिग्नलिंग पाथवे कौन सा चलता है, मतलब वो काम कैसे करेंगे। द 3 प्रोटीन्स रिजेंबल एडेप्टर प्रोटीन्स फॉर द क्यूलिन 3 E3 ubiquitin ligase pathway. They are involved in targeting protein degradation by the ubiquitin proteasomal pathway। यानी इसमें जो पाथवे चलता है नेगेटिव रेगुलेटर को बंद करने के लिए, वो यूबिक्विटिन पाथवे चलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि किस तरीके से चीजें होंगी। तो ये जो NPR1 है, इसके बारे में ही हमें बहुत सी बातें पढ़नी पड़ेंगी। सबसे पहले NPR1 एक ऐसा रिसेप्टर जिससे ऐसे कभी बाइंड नहीं करेगा, तो फिर इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, एक्टिवेट ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन इन्वॉल्व इन डिफेंस। इसका काम है कि वो जीन जो कि ऐसे आने पर एक्टिव होंगे वो NPR1 की वजह से ही होते हैं। ठीक है, और प्रोमोटिंग द डिग्रेडेशन ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। NPR1 क्या करता है, एक्टिवेट करता है ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन को जो कि डिफेंस में इन्वॉल्व होते हैं, और उनको डीएक्टिवेट करता है, यानी कि उनकी डिग्रेडेशन करवा देता है जो रिप्रेसर प्रोटीन है, यानी कि जो पाथवे को नहीं चलने देंगे। यानी कि एक तरीके से NPR1 एक पॉजिटिव रेगुलेटर है जो कि ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन को तो एक्टिव करता है और जो उस पाथवे को रोकेगा उसको डिग्रेड करवा देगा। ठीक है, अब NPR1 दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ओलिगोमेरिक फॉर्म में और मोनोमेरिक फॉर्म में। जब ये ओलिगोमेरिक फॉर्म में होता है तो वहां पर जब ऑक्सीडाइज कंडीशन होती है तब जाकर के वो ओलिगोमेरिक कंडीशन में रहता है, और जब रिड्यूसिंग कंडीशन होती हैं तो वो मोनोमेरिक फॉर्म में रहता है। सो अगर ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन है तो वो उसको प्रमोट करती है ओलिगोमेरिक फॉर्म में, और जब वो अपनी ओलिगोमेरिक फॉर्म में होता है तब वो साइटोप्लाज्म में होता है। इस चीज को याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन होगी वो ओलिगोमेरिक फॉर्म में होगा और साइटोप्लाज्म में होगा, लेकिन जब रिड्यूसिंग कंडीशन होगी तो वो मोनोमर बन जाएगा, और मोनोमर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, यानी जैसे वो मोनोमर बनता है क्विकली न्यूक्लियस में मूव कर जाता है। ठीक है, तो दो बातें हमने पढ़ ली हैं। अब और देखो, ये जो NPR1 है, NPR4 है, NPR3 है, जो तीनों हमने रिसेप्टर बोला है, ये तीनों ही क्या है, क्यूलिन 3E3 यूबिक्विटिन लाइगेज की तरह एक्ट करते हैं, यानी किसी दूसरे प्रोटीन पर यूबिक्विटिन को ऐड करवा के उसको डिग्रेड करवा देते हैं तीनों ही। ओके, और क्या बातें हैं कि ये ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन है, इस पर आकर के जब NPR1 बाइंड करेगा तो ये रिस्पॉन्सिव जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और वहां डिफेंस मैकेनिज्म होगा। यानी जिस भी पार्ट में मुझे डिफेंस मैकेनिज्म करवाना है
वहां पर NPR1 फ्री फॉर्म में होना चाहिए और वो ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन से बाइंड करता होना चाहिए, तो वहां पर जीन का एक्सप्रेशन होगा, डिफेंस मैकेनिज्म होगा। लेकिन अगर प्लांट का कोई पार्ट ऐसा है जहां हमें डिफेंस मैकेनिज्म नहीं करवाना है, वहां पर NPR1 को हटाना पड़ेगा और केवल ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन रह जाएगा। अब वहां अगर NPR1 नहीं है तो कोई जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा और ना ही कोई डिफेंस मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। अभी देखो NPR1 अगर बाइंड है NPR4 के साथ में, तो NPR4 क्या करता है, NPR1 पर यूबिक्विटिन ऐड करवा देता है, जिससे फिर इसका डिग्रेडेशन हो जाता है। ऐसे ही जो NPR1 है, जब इससे NP3 बाइंड रहता है तो ये भी क्या करता है, इस पर यूबिक्विटिन ऐड करवा देता है, यानी इसको डिग्रेड करवा देता है। ठीक है, तो अगर NPR1 फ्री फॉर्म में है तो ये एक्टिव है, लेकिन अगर ये ओलिगोमेरिक फॉर्म में है तो साइटोप्लाज्म में ही होगा, फिर तो वो न्यूक्लियस में आ ही नहीं सकता, तो काम भी नहीं करेगा। और अगर बाइंड है NPR4 से तो भी डिग्रेड, अगर NPR3 से तो भी डिग्रेड, अगर ये फ्री है तो ही ये काम कर पाएगा। और जब ये फ्री होता है तो क्या काम करेगा, जब फ्री होगा तो रिस्पॉन्सिव जीन से बाइंड करेगा और जीन का एक्सप्रेशन करवाएगा। अगर इसको डिग्रेड करवा दिया गया है ऐसे, तो यहाँ पर ये कंडीशन होगी, कोई जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। अभी मैं अलग अलग बता रही हूँ, सारा साथ में कंबाइन करके फिर समझाऊंगी भी। अभी तुम अलग अलग समझो कि कैसे चीजें काम कर रही हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। NPR3 की अगर बात करें, उससे अगर सैलिसिलिक एसिड जुड़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि NPR1 से बाइंड नहीं होता है इससे, लेकिन 3 से भी होता है, 4 से भी होता है, लेकिन ऐसे की बाइंडिंग इन पर अलग इफेक्ट डालती है। अगर NPR3 से ऐसे बाइंड है तो ये हो जाता है एक्टिव, और अगर NPR4 से ऐसे बाइंड है तो ये हो जाता है इनएक्टिव। अगर NPR3 ऐसे से बाइंड है तो एक्टिव है, अगर ऐसे नहीं है तो ये इनएक्टिव होगा। और जब बाइंडिंग से वो इनएक्टिव हो रहा था, बाइंडिंग नहीं है तो वो एक्टिव होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सिग्नलिंग को समझने के लिए, तो तुम्हें याद रखना है कि NPR3 से अगर ऐसे बाइंड है तो एक्टिव है, अगर नहीं बाइंड है तो इनएक्टिव है। NPR4 से अगर नहीं बाइंड है ऐसे तो ये एक्टिव है, और बाइंडिंग अगर है तो ये इनएक्टिव है। ओके, तो अभी हमने सारी बातें समझ ली हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे सिग्नलिंग पाथवे चलेगा। तो ये जो पाथ दिखाया गया है तुम्हें सेल का, ये है उस पार्ट का जो अनइन्फेक्टेड है, यानी प्लांट पर अगर मैं यहाँ एक छोटा सा प्लांट बनाऊं इस तरीके से, तो यहाँ कोई अटैक नहीं हुआ है, ये बिल्कुल शांत बैठा हुआ है। अब अगर ये शांत बैठा हुआ है तो क्या हमें सार करवाने की जरूरत है? नहीं। क्या हमें डिफेंस मैकेनिज्म करवाना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि जब कोई अटैक ही नहीं हुआ है तो प्लांट क्यों खामखा सारे काम करेगा। तो ये वो पार्ट है जब अनइन्फेक्टेड है। तो हमने कहा है कि जब NPR1, अच्छा लिख लेते हैं, अगर अनइन्फेक्टेड कंडीशन है, अगर अनइन्फेक्टेड कंडीशन है तो नो ऐसे, क्योंकि ऐसे कब बनता है? जब अटैक होता है। अटैक नहीं हुआ तो नो ऐसे, यदि ऐसे नहीं है सो नो सार, अगर सार नहीं है तो नो PR, यानी नो PR और ना ही डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, और डिफेंस मैकेनिज्म कब आता है? जब NPR1 फ्री होता है, क्योंकि NPR1 फ्री होगा, वो रिस्पॉन्स जीन से बाइंड करेगा, जीन को एक्सप्रेस करवाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म करवाएगा। लेकिन अभी हमें यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म नहीं चाहिए, यानी NPR1 को फ्री नहीं रहने देना है। ठीक है, तो यहाँ होता क्या है कि अगर फ्री नहीं रहने देना है तो हम दो काम कर सकते हैं कि अगर ये फिलहाल न्यूक्लियस में है, अगर ये फिलहाल न्यूक्लियस में है तो उसको ट्रांसपोर्ट करवा दो साइटोप्लाज्म में, यानी न्यूक्लियस में अगर वो है तो किस फॉर्म में होगा? मोनोमेरिक फॉर्म में होगा। तो उसको क्या कर दो? ओलिगोमेरिक कर दो, ताकि वो साइटोप्लाज्म में चला जाए, या फिर ऑलरेडी जो साइटोप्लाज्म है वो न्यूक्लियस में ना आए। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी कि उसको मोनोमर से ओलिगोमर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन। तो पहले तो हम ये करवाएंगे, अगर हमें डिफेंस मैकेनिज्म नहीं चाहिए, कोई PR नहीं चाहिए, तो ऑक्सीडेशन कंडीशन होगी,
और जो NPR1 है वो अपनी ओलिगोमेरिक फॉर्म में होगा, यानी साइटोप्लाज्म में होगा। तो ये हो सकता है। अगर थोड़ा बहुत न्यूक्लियस में रह गया है तो उसका क्या होगा? अब देखो अनइन्फेक्टेड कंडीशन है, ऐसे नहीं है, तो हमारे पास दो चीजें थी, NPR3 एंड NPR4। NPR3 जब ऐसे है ही नहीं तो NPR3 से ऐसे बाइंड नहीं होगा, ये रह जाएगा इनएक्टिव, क्योंकि हमने पढ़ा था कि NPR3 से जब ऐसे बाइंड करता है तब ये एक्टिव होता है, लेकिन ऐसे तो यहाँ है ही नहीं तो इनएक्टिव रहेगा। और NPR4 जब ऐसे नहीं है तो इससे बाइंड भी नहीं होगा, इससे बाइंड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा एक्टिव। और जैसे ही ये एक्टिव हुआ ये जाकर के NPR1 से बाइंड करके उसको डिग्रेड करवा देता है। जैसे देखो यहाँ इस डायग्राम में NPR1 जो न्यूक्लियस में था, NPR3 इनएक्टिव रहेगा क्योंकि NPR3 से एसए ने बाइंड नहीं किया, तो ये इनएक्टिव रहेगा, ये इनएक्टिव रहेगा। लेकिन जो NPR4 है उससे भी ऐसे बाइंड नहीं किया है, तो ये तो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ये एक्टिव हुआ तो यहाँ पर ये क्यूलिन की तरह एक्ट करता है और यूबिक्विटिन को ऐड करवा देगा और NPR1 को डिग्रेड करवा देगा। जैसे ही NPR1 डिग्रेड हुआ तो जो डिफेंस मैकेनिज्म वाले जीन होते हैं जो PR प्रोटीन बनाएंगे और भी बाकी चीजें बनाएंगे, वो काम नहीं करेंगे और वहां डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा। और ऐसा ही हम चाहते भी हैं कि अगर इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो क्यों होगा सारा काम। तो इन्फेक्शन अगर नहीं हुआ है तो वहां पर ये पाथवे चल रहा होता है, ठीक है, ये पाथवे चल रहा होगा जहां पर अटैक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अटैक हो गया है तो क्या होगा? अगर अटैक हो गया है तो क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से समझना। ये प्लांट है और प्लांट के इस वाले एरिया में अटैक हो गया है, बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया है, यानी कि यहाँ प्राइमरी इन्फेक्शन हो गया है। तो हम क्या करवाएंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो हम यहाँ एसए बनवाएंगे। यहाँ पर एसए का अमाउंट सबसे ज़्यादा होगा। देखो जो एरिया है अनइन्फेक्टेड वाला, वहाँ पर एसए बिल्कुल भी नहीं होगा। जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वहाँ एसए बहुत ज़्यादा होगा, और जहाँ अभी हो सकता है वहाँ एसए मॉडरेट रहता है, क्योंकि यहाँ देखो बहुत सारा एसए बना है। अब कुछ यहाँ चला गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो सबके पास थोड़ा थोड़ा एसए आएगा, ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं जहाँ इन्फेक्शन हुआ है, तो ये वाला पार्ट जहाँ इन्फेक्शन हुआ है वहाँ क्या हो रहा होगा। तो सबसे पहले जो NPR1 न्यूक्लियस में है, सबसे पहले यहाँ रिड्यूसिंग कंडीशन हो जाती है और NPR1 मूव कर गया है। जैसे ये मूव करता है तो देखो यहाँ NPR1 आ गया है। सैलिसिलिक एसिड यहाँ बिल्कुल हायर लेवल पर है, हाई लेवल पर है, तो इससे बाइंड हो जाएगा। अच्छा एक बार ना इसको हम अलग से लिख भी लेते हैं। अगर है इन्फेक्शन वाली कंडीशन, इन्फेक्टेड वाला एरिया है, तो ऐसे होगा वहां, हाँ बहुत सारा ऐसे होगा। डिफेंस मैकेनिज्म नहीं, हम इस पार्ट को बचाना नहीं चाहते, तो वहां डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा। हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स बिल्कुल होगा, पीसीडी भी बिल्कुल होगी, ठीक है। तो ऐसे ज्यादा होगा। डीएम हमें नहीं करवाना है, एचआर भी नहीं करवाना है। और डीएम कौन करवाता है? डीएम करवाता है NPR1। लेकिन यदि हमें डीएम नहीं करवाना है तो NPR1 भी हमें नहीं चाहिए। NPR1 को भी हमें डिग्रेड करवाना पड़ेगा, क्योंकि NPR1 अगर एक्टिव रह गया तो वो डिफेंस करवा देगा। डिफेंस हमें यहाँ करवाना नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या कि ऐसे तो यहाँ हाई है, सो जो NPR3 है, NPR4 है, दोनों से ऐसे बाइंड कर लेगा, क्योंकि ऐसे हाई कॉन्सेंट्रेशन में है, दोनों से ऐसे बाइंड कर लेगा। जैसे ही इससे ऐसे बाइंड किया, ये तो हो जाएगा इनएक्टिव, नहीं नहीं ये तो होगा एक्टिव। NPR3 ऐसे की बाइंडिंग से हो जाता है एक्टिव, तो ये होगा हाईली एक्टिव और ये हो जाएगा इनएक्टिव। अब ये एक्टिव हो गया है, ये जाकर के NPR1 से बाइंड करेगा NPR3 और उस पर ऐसे लगा है, और यहाँ यूबिक्विटिन को ऐड करवा के इसको डिग्रेड करवा देगा। जैसे ही ये डिग्रेड हुआ, नो डीएम, डीएम नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ही हम चाहते भी हैं। तो देखो यहाँ पर
NPR4 से ऐसे बाइंड कर गया है, NPR3 से जैसे इससे बाइंड किया तो ये तो इनएक्टिव हो गया है, लेकिन NPR3 एक्टिव हो गया है, तो वो आकर के यहाँ यूबिक्विटिन ऐड करवा के इसको डिग्रेड करवा देता है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली DM नहीं होता है, सेल की डेथ हो जाएगी, HR रिस्पॉन्स चलेगा और जो ऐसे बना है वो बाकी पार्ट्स में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसे यहाँ पर। अब ये वाला एरिया लेते हैं जो कि फिलहाल नॉन इन्फेक्टेड है, मतलब अभी इन्फेक्शन नहीं हुआ है लेकिन हो सकता है, इसको हम डिस्टल साइट बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, देखो डिस्टल साइट पर क्या होगा, यहाँ हमें रिस्पॉन्स चलवाना है। चलिए तो उसको भी एक बार लिख लेते हैं। तो ये है नॉन इन्फेक्टेड वाला एरिया, नॉन इन्फेक्टेड एरिया। यहां पर ऐसे क्या होगा, ऐसे यहां पर मॉडरेट होगा, मतलब ज्यादा भी नहीं और बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि है ही नहीं। यहां हम सार होगा, बिल्कुल होगा। PR प्रोटीन बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। डिफेंस मैकेनिज्म होगा, बिल्कुल होगा। डिफेंस मैकेनिज्म के लिए हमें चाहिए NPR1, यानी यहां हमें कोशिश करनी है कि NPR डिग्रेड ना हो। ठीक है, तो अभी ऐसे अगर मॉडरेट है, देखो होगा क्या कि NPR3 है और NPR4 है। NPR3 जो होता है ऐसे उससे बाइंड तब होगा जब बहुत सारी कॉन्सेंट्रेशन होगी, जैसे कि यहां पर हुआ था। देखो यहां पर NPR3 से ऐसे क्यों बाइंड किया था, क्योंकि बहुत सारा ऐसे है। तो अगर NPR3 से ऐसे की बाइंडिंग है तो हमें बहुत सारा ऐसे चाहिए, लेकिन यहां तो बहुत सारा ऐसे है नहीं, तो NPR3 से ऐसे की बाइंड नहीं होगी और ये इनएक्टिव ही रह जाएगा। और NPR4 से कम अगर ऐसे है तो भी बाइंड कर लेता है, तो यहां पर जो है ऐसे बाइंड कर लेगा और ये भी इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इस पर अगर ऐसे बाइंड नहीं हुआ होगा तो इनएक्टिव होगा, इस पर बाइंड हो जाता है तो इनएक्टिव होता है। तो फिलहाल दोनों ही इनएक्टिव हो गई। ये क्यों हुआ इनएक्टिव, क्योंकि ऐसे ज्यादा नहीं है। ये क्यों हुआ इनएक्टिव, क्योंकि ऐसे जितना भी है इससे तो बाइंड कर लेगा, इसको भी इनएक्टिव कर दिया है। अब NPR1 फ्री हो गया है। NPR1 जब फ्री हो गया है तो वो वहां पर ऐसे रिस्पॉन्सिव एलिमेंट पर बाइंड करेगा, ऐसे रिस्पॉन्सिव जीन को एक्टिव करेगा और वहां पर ऐसे रिस्पॉन्सिव प्रोटीन बनाएगा, जो कि PR प्रोटीन हो सकते हैं, अदर कंपाउंड्स हो सकते हैं जो कि डिफेंस में हेल्प करेंगे। ठीक है, एक बार डायग्राम देख लेते हैं। यहां पर देखो डायग्राम में ये NPR1 है, NPR1 है, ऐसे जो है वो बहुत कम है, मॉडरेट है, मतलब कम मॉडरेट है, बीच में है। तो NPR3 से बाइंड नहीं करेगा, क्योंकि NPR3 से बाइंड करने के लिए ऐसे बहुत सारा होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर था तो देखो यहाँ बाइंड कर गया था, लेकिन यहाँ ऐसे इतना तो है नहीं, तो इससे बाइंड नहीं करेगा। NPR4 से बाइंडिंग के लिए ज़्यादा ऐसे की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी ऐसे तो बाइंड कर लेगा, तो वो NPR4 से बाइंड कर लेता है। इससे बाइंड नहीं हुई तो ये इनएक्टिव हो गया, इससे बाइंड हुई तो ये इनएक्टिव हो गया, NPR फ्री हो गया। NPR आकर के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड करता है, उसको एक्टिव कराता है, और जो PR जीन है जो पैथोजेनेसिस रिलेटेड प्रोटीन बनाएंगे उस जीन को एक्टिव करके यहाँ पर PR प्रोटीन बन जाते हैं और डिफेंस मैकेनिज्म यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हें हर जगह ये PR प्रोटीन के जितने भी एनालॉग्स होते हैं, पैरालॉग्स होते हैं, सब बन जाएंगे, ताकि जब ये बैक्टीरिया यहाँ आए, देखो अब यहाँ आया है ये इन्फेक्ट करने, तो इन जो PR प्रोटीन है उसने इनको रोक दिया है, ये इन्फेक्ट नहीं करने देगा। सो इस तरीके से सार का जो पाथवे है कंप्लीट चलता है। सो आई होप यहाँ तक बातें समझ आ गई होंगी, कोई चीज़ें तो छूटी नहीं है, नहीं हमने सब पढ़ लिया है। ठीक है, सो ये होता है सिग्नलिंग पाथवे ऑफ एसए। फाइनली हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ एसए, यानी एसए क्या क्या काम करता है। सो देखिएगा, एसए इज बोथ अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रेगुलेटर ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंसिंग द प्रोसेस सच एज सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, थर्मोजेनेसिस में हेल्प करता है, फ्लावरिंग में करता है और सेनेसेंस में हेल्प करता है। और सबसे मेन, एसए इज बेस्ट नोन फॉर इट्स रोल इन प्लांट इम्यून रिस्पॉन्स। प्लांट इम्यून रिस्पॉन्स में सबसे
बड़ा नाम जो है एसए का होता है, और एक जेस्मोनिक एसिड जो हमने पहले पढ़ा था उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इम्यूनिटी में रहता है। ऐसे ही एसए का भी जो मेन रोल है वो प्लांट इम्यून रिस्पॉन्स में होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस, कोई भी अटैक कर गया है तो वहाँ पर डिफेंस को करवाना है। ठीक है, सो दिस इज सैलिसिलिक एसिड एंड दिस इज सार। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास पसंद आई होगी। अगर आई है तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में विद द अदर टॉपिक। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।